नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज का इस वीडियो का प्रारंभ एक शेरो शायरी के साथ करना चाहूँगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। पिछले 2 दशक से पंचायती राज संस्थान से नियुक्त शिक्षकों का मांग है कि बिहार सरकार उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान करे। सरकार अपना कर्मचारी यानी इन नियोजित शिक्षकों को सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती है, लेकिन अनेकों कार्य इससे करवाया जाता है। नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष को राजकर्मी का दर्जा मिलने पर उनमें क्या क्या बदलाव होगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप इस बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, इसमें 10 पॉइंट्स बनाया गया है। इतना तो बेनिफिट्स, इतना तो लाभ, इतना तो बदलाव आप में होना ही होना है। इसके बावजूद भी अन्य प्रकार की सुविधाएं भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए एक एक बिंदु का हम लोग डिस्कशन करें, लेकिन संक्षिप्त रूप से ही करेंगे। पहला है इसका पॉइंट वित्तीय लाभ और वेतन वृद्धि, यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स का लाभ मिलेगा, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत बहाली हो रही है, जिसमें एक नई नियमावली के तहत यह बहाली संपन्न कराई जा रही है। उसमें वेतन का जो निर्धारण बताया गया है नए शिक्षकों के लिए, तो वह 31,000 से प्रारंभ होकर के 51,000 तक आपको मिलेगा। वह नए शिक्षकों के लिए है, और यदि नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी इसी वेतन संरचना से गुजरना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात हो रही है। क्या जो नियोजित शिक्षक हैं 20 से 25 साल पहले से नौकरी कर रहे हैं, क्या उसे सीनियर बनाया जाएगा, या तो फिर जो आने वाले बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक हैं उन्हें सीनियर बनाया जाएगा? तो यह बातें तो अभी भविष्य के गर्त में छिपी हुई है। इसकी भी स्पष्टता होगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि किन शिक्षकों को सीनियर और किन को जूनियर बनाया जाए। तो यह हम लोग आने वाले समय में इसकी स्पष्टता को समझेंगे। उसके बाद आगे इसका दूसरा पॉइंट है प्रत्येक 10 वर्षों पर प्रोन्नति का लाभ। जब आप राजकर्मी में तब्दील होंगे, नियोजित से राजकर्मी बनेंगे, तो निश्चित रूप से जो 10 या 12 साल के बाद एक जो प्रमोशन होता है, प्रोन्नति का लाभ मिलता है, वह भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अनुकंपा का लाभ। समान रूप से देखा जाता है कि कोई शिक्षक यदि नौकरी कर रहे हैं, आकस्मिक घटना घट जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बच्चों को उस आगे सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। अभी फ़िलहाल अनुकंपा से रिलेटेड जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि उसमें नियमावली में बताई गई है कि समय के अनुसार से समय समय पर इसमें तब्दीलियां की जाएगी, यानी कि अलग से प्रशासनिक विभाग के द्वारा अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वैसी कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। लेकिन जो ही आप राजकर्मी में तब्दील होंगे तो अनुकंपा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनके बच्चे जिस योग्यता को धारण करते हों, उस योग्यता के आधार पे उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आगे है इसका पॉइंट कि नियोजन इकाई का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। नियोजन इकाई कहने का अर्थ हो गया पंचायती राज संस्थान से नियुक्त शिक्षकों पर प्रभुत्व, यानी कि उस पर अभी जो कमांड है वह नियोजन इकाई का है। पंचायती राज संस्थान से जो नियुक्त हुए हैं, तो इसका प्रभुत्व, उस पर जो इसका वर्चस्व रहता है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। और यहाँ पे जिला स्तर का, यानी कि जिला कैडर का और प्रमंडल स्तर का वह शिक्षक बन जाएंगे, और उसका डायरेक्ट उसके ऊपर शिक्षा विभाग का प्रभुत्व होगा और उसी के देखरेख में वह कार्यरत होंगे। आगे है स्थानांतरण का लाभ, यानी कि ट्रांसफ़र का बेनिफिट्स। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सारे शिक्षकों से हमारी बात हुई, उनका कहना होता है, खास करके जो महिला शिक्षिका हैं, उनको आने जाने में
परेशानियां होती है या तो कहीं ज़्यादा दूर में वह रह रही हैं तो उनको वहाँ रूम लेकर के, डेरा लेकर के रहना पड़ता है। छुट्टी जब होती है तो वह घर की ओर पलायन करते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारे शिक्षकों का इस बात में अस्पष्टता हुआ, उनका कहना हुआ कि यदि हमें 4 से 5 हज़ार रुपया कम भी मिलता है और यदि स्थानांतरण का लाभ हमें प्राप्त हो जाए तो हम उसमें काफ़ी खुश हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। पिछले दिन स्थानांतरण से संबंधित नियोजित शिक्षकों के लिए एक ऐप डेवलप किया जा रहा था, लेकिन उस ऐप को अभी तक नहीं बनाया जा सका और इसकी जो बातें हैं ऐप डेवलप की, अभी तो फ़िलहाल धूमिल हो चुकी है, कहीं इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तो जो ही आप राजकर्मी में तब्दील हो जाएंगे तो निश्चित रूप से सारी सुविधाएं स्थानांतरण का, जो कि एक ज़िला से दूसरे ज़िला में आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन की सुविधा। अगला पॉइंट में बात करते हैं एनपीएस का लाभ। एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम, इसका लाभ के लिए सरकार तैयार है। जब राजकर्मी का दर्जा आप प्राप्त करेंगे तो इसका बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन बीच बीच में जो ओपीएस है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, उन्हें प्राप्त करने के लिए लोगों का प्रदर्शन चलते रहता है, लोगों का मांग होता है कि नहीं, हमें एनपीएस का लाभ नहीं चाहिए, हमें ओपीएस का लाभ चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी लाभ मिले, चाहे एनपीएस हो या तो ओपीएस हो, भविष्य में जिस व्यवस्था के तहत लाभ प्राप्त होने की बातें होगी विभाग की ओर से, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो ईपीएफओ का लाभ प्राप्त हो रहा है नियोजित शिक्षकों को। जो ही राजकर्मी में तब्दील किया जाएगा तो उन्हें एनपीएस या तो फिर ओपीएस का लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ। यदि कोई शिक्षक राजकर्मी का दर्जा यानी कि नियोजित शिक्षक से राजकर्मी में तब्दील किए गए हों तो उन्हें असाध्य बीमारी यदि ग्रसित कर लिया हो, असाध्य बीमारी से वह ग्रसित हो चुका हो, तो वैसी स्थिति में उन्हें अपने इलाज के लिए सरकार की ओर से एक मोटी रकम की राशि मुहैया कराई जाएगी। तो वही है स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी उसे प्राप्त होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है 9 नंबर में हम लोग आ चुके हैं अर्जित अवकाश का लाभ, यानी कि अर्नड लीव। इसको हम लोग समझ लें, अर्जित अवकाश। अभी हाल फिलहाल जो नियोजित शिक्षक है उनको इसका बेनिफिट्स संभवतः नहीं मिलता है, और जो ही राजकर्मी का दर्जा आप प्राप्त करेंगे तो यह अर्जित यानी कि अर्न लीव का भी लाभ प्राप्त होगा। और यदि अर्जित अवकाश का यदि उपभोग करते हो तो ठीक है, यदि उसका उपभोग आप नहीं करते हो ईएल का, तो अंततः आपको एक मासिक रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसी के हिसाब से जोड़ करके आपको वह राशि यानी कि वेतन के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे संक्षेप में समझ लें कि अर्जित अवकाश क्या है। अर्जित अवकाश में जैसे आपने सेवा प्रारंभ किया, कहीं पे नौकरी प्रारंभ की, तो 2 वर्षों के सेवा काल के बाद, जिसे परीक्षा अवधि भी कह सकते हैं यानी कि प्रोबेशन पीरियड, तो 2 साल पूरा करने के बाद प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए कुल 120 दिनों की छुट्टी संचित होती है। और मैक्सिमम 120 दिनों से यह ज़्यादा नहीं होता है, स्वतः यह समाप्त हो जाती है यह छुट्टी। तो इस प्रकार से जब राजकर्मी का दर्जा आप प्राप्त करेंगे तो अर्जित अवकाश यानी कि अर्न लीव का भी बेनिफिट्स प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अंतिम पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं समाज में सम्मान। यह काफ़ी मायने रखता है। प्रायः आप देखे होंगे पूछा जाता है कि कौन से शिक्षक हैं, पुराने वाले शिक्षक हैं या तो फिर नए वाले शिक्षक। तो जो ही यह बात आती है कि नियोजित शिक्षक हैं तो वहीं पे समाज में ऐसा प्रायः ऐसी भावना हो गई है कि नियोजित शिक्षकों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता है। जो ही आप राजकर्मी का दर्जा को प्राप्त करेंगे तो सम्मान में भी आप, समाज में भी आपका महत्व बढ़ जाएगा और आप उस सम्मान लायक हो जाएंगे जो कि पुराने वाले शिक्षक को या तो फिर हाल फिलहाल जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली की जा रही है उसके स्तर के आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग
इस वीडियो के माध्यम से इसी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि जो पिछले 2 दशक से यानी कि लगभग 20-25 सालों से पंचायती राज संस्थान से जो नियुक्त होने वाले शिक्षक थे, उनकी मांग है कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इसकी सफलता इन नियोजित शिक्षकों को नहीं मिली है। पिछले दिन ऐसी बातें समाचार के माध्यम से उभर करके आ रही थी कि 2 अक्टूबर को राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, लेकिन फिर आगे चल करके इसकी बातें हो रही है कि दुर्गा पूजा के पहले राजकर्मी का दर्जा निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए विभाग की ओर से। तो बस इतनी ही चर्चा करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।